तो लो जी, ट्रम्प जी पूरे विश्व भर से बधाइयां बटोरते रह गए और नोबेल पीस प्राइज मचाडो जी ले गई। तो चलिए इस सेशन में हम जानेंगे कौन है मिस मारिया कोरिना मचाडो, क्या है वेनेजुएला क्राइसिस और क्यों मिला इन्हें नोबेल पीस प्राइज। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जानेंगे एक एक पहलुओं को, क्या है वेनेजुएला क्राइसिस, कौन है ये मचाडो जी, कौन है मादुरो जी और क्यों नहीं मिला ट्रम्प को नोबेल पीस पुरस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कल 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ जिसमें मारिया कोरिना मचाडो जी को यह पुरस्कार मिला। तो अब हम जानेंगे इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला। ये 58 इयर्स ओल्ड है, जो वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। ये अपने देश के प्रति बहुत ही बोल सकते हो आप बहुत बड़ी देशभक्त हैं, जिन्होंने अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद इन्होंने तुरंत ट्वीट भी किया कि दिस रिकॉग्निशन ऑफ द स्ट्रगल ऑफ ऑल वेनेजुएलन्स इज अ बूस्ट टू कंक्लूड आवर टास्क टू कनकर फ्रीडम। तो इन्होंने यह पुरस्कार अपने देशवासियों के नाम किया है। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रम्प जी ने भी मचाडो जी को बधाइयां दी है। उनका कहना है कि वही इनकी हकदार थी सच में, और इनका कहना है, मचाडो जी का कहना है कि मुझे यह पुरस्कार ट्रम्प जी के सहयोग से मिला है। तो अब जानेंगे इन दोनों का कनेक्शन भी क्या है। अभी यहाँ पे देखिए, अनाउंसिंग द अवार्ड अर्लियर द नोबेल कमिटी डिस्क्राइब मचाडो एज अ ब्रेव एंड कमिटेड चैंपियन ऑफ पीस। इसे नोबेल पीस प्राइज जो देते हैं हमारी कमिटी, उन्होंने भी इन्हें एज अ ब्रेव लेडी बोला है, जिसे हम आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है वेनेजुएला क्राइसिस। जैसा कि हमें पता है कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखता है। यहाँ लगभग 303 अरब बैरल तेल का भंडार है। तो अमेरिका जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अमेरिका के पड़ोसी में ही है वेनेजुएला। गल्फ ऑफ मेक्सिको को क्रॉस करके हम वेनेजुएला जा सकते हैं। यहाँ पे इतनी गरीबी है कि यहाँ से तेल निकालना भी इनके लिए संभव नहीं है। तो ये चाइना, रशिया, अमेरिका, ये सब इनके पीछे पड़े हुए हैं कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो हम यहाँ से तेल निकालेंगे। और दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कार्टेल ऑफ द सन, ड्रग तस्करी का। यहाँ पे ड्रग भी बहुत अधिक मात्रा में सप्लाई किए जाते हैं, जिससे अमेरिका हमेशा ही नाराज रहता है। जैसा कि देखा जाए, अमेरिका तो सुपर पावर है, वो चाहता है वेनेजुएला पे तो पूरी तरह से कंट्रोल। तो तेल के नाम पे तो वो यह नहीं कर सकता। कुछ दिनों पहले ही हमने न्यूज में देखा था कि अमेरिका ने वेनेजुएला के कुछ जहाजों पे अटैक किया था। लेकिन अगर तेल के नाम पे अगर यहाँ पे अटैक करते हैं तो ये तो पूरे विश्व भर में एक नाक कटाने वाली बात हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि मैं यहाँ से सारे ड्रग जो कार्टेल है उसको मिटाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे यह अटैक किया था। तो देखेंगे आप कि मुख्य कारण क्या है यहाँ की तबाही का शुरू होने का। एक तो हमने जाना कि यहाँ पे तेल के बहुत भंडार है, इस कारण सारी कंट्रियां इसके पीछे पड़ी है। दूसरा यहाँ पे ड्रग कार्टेल है। तो देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल आयात पर ही निर्भर थी। 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगभग 2/3 तक गिर गई, जिससे देश की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। ये ऐसा सिर्फ वेनेजुएला का ही हाल नहीं हुआ, गल्फ कंट्रीज का भी, लेकिन वो लोग संभल गए बट वेनेजुएला नहीं संभल पाई। सरकारी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, यहाँ पे भ्रष्टाचार भर भर के भरा हुआ है। यहाँ पे जब से मादुरो की सरकार है तब से और ज्यादा ही भ्रष्टाचार हुआ है। लंबे समय तक खराब आर्थिक नीति रही है। लोक लुभावन, जैसे आप फ्री बीज बोलते हो, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री खाना, इन सब प्रबंधों के कारण भी यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा है। तकनीकी विशेषज्ञों और कुशल श्रमिकों का पलायन। अब यहाँ पे इतनी गरीबी रहेगी, इतनी भूखमरी रहेगी तो लोग यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। इस कारण जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे पढ़े लिखे थे, वो देश छोड़ने पे विवश हो गए। देन है मुद्रा का अवमूल्यन और अतिस्फीति। यहाँ पे यह स्थिति अभी है कि आप एक बोरा पैसा लेके जाओ और एक बोतल पानी लेके आओ। तो इस तरह की स्थिति में कौन ही रहना चाहेगा। देन है अमेरिकी प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। यहाँ पे अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्रग कार्टेल की वजह से यहाँ पे प्रतिबंध लगे और कुछ इंटरनल इशू भी थे जैसे तेल वगैरह का। तो इसके कारण अमेरिका ने इस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, जिससे इसका दूसरे देशों से सहयोग लेना या व्यापार, आर्थिक, ये सारी चीजें बंद हो गई। देन है राजनीति और शासन में अस्थिरता। ह्यूगो चैवेज और निकोलस मादुरो की सरकारों ने जनहित से कई गलत फैसले लिए। चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे कि कैसे मादुरो जी यहाँ पे शासन कर सकते हैं, और शासन लगातार अलोकतांत्रिक हो गया। जिस देश में विरोध और अस्थिरता बढ़ गई, अगर किसी देश में लोकतंत्र ना हो तो देश वाजिब है कि संकट में ही पड़ेगा। तो यही हाल कुछ वेनेजुएला का हुआ, और इसी सब स्थिति के कारण मचाडो जी का यहाँ पे
बड़ा योगदान रहा। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। अब हम वो जानेंगे कि मचाडो जी ने अपने देश के लिए, ये तो पूरे देश को बिगाड़ने में इनका हाथ है, अब इन्हें बचाना कैसे है ये मचाडो जी ने देखा। तो मारिया कोरिना मचाडो ने अपने देश वेनेजुएला के लिए कई ऐतिहासिक और साहसी कार्य किए। तो उन्होंने पहला क्या किया, उन्होंने 1992 में एंटेनिया फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि बेघर बच्चों के लिए था। वेनेजुएला में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए उन्होंने अपनी आवाजें उठाई। जैसा कि देखा है मैंने पहले कि इनके शासन में अलोकतांत्रिक देश हो चुका था, तो इन्होंने लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई कि हमें अपने देश में पूर्ण डेमोक्रेसी चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए। और 2023-24 में जब सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक दिया, तब विपक्ष को एकजुट किया और विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन लेकर लोकतंत्र की उम्मीद बनी थी। उन्होंने चुनाव में धांधली और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सच दिखाने का प्रयास किया, जिसमें अमेरिका ने इनका बहुत साथ दिया था। मचाडो ने बार बार जान का खतरा होने के बावजूद भी अपनी लड़ाई को जारी रखी और अपना देश छोड़कर नहीं गए। ये सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर हम थोड़ा सा भी डर जाते हैं, कोई हमें धमकी दे दे तो हम लोग डर जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर बार बार अटैक हुए, लेकिन इन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा। इसीलिए नोबेल समिति ने इनकी बहादुरी को देख के इन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए चुना है। उनके सामने बहुत चुनौतियां भी आई थी, जैसे राजनीतिक पदों से अयोग्य घोषित कर दिया गया इन्हें। ये सांसद में थी, लेकिन इन्हें अयोग्य घोषित करके इन्हें बाहर निकाल दिया गया। इनकी गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कई बार किए गए। कई बार सरकारी एजेंसियों ने इनके दफ्तर और समर्थकों पर छापे भी मारे। सुरक्षा कारणों से इन्हें छिपकर रहना पड़ा, वरना इन्हें जान से मारने की धमकी तक दी थी, लेकिन इन्होंने देश छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। यह वेनेजुएला की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं और नोबेल पीस प्राइज की हकदार भी बनी। नोबेल कमेटी का क्या समर्थन है कि जो इन्हें यह पीस प्राइज मिला ये सही है, क्योंकि ट्रम्प जी भी बोल रहे थे मैंने इतने सारे देशों में शांति स्थापना की, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, हमास, रूस, यूक्रेन, थाईलैंड, कंबोडिया। तो ये भी यहाँ पे ये देखना बहुत दिलचस्प हो गया कि क्या इन्हें जो नोबेल पीस प्राइज मिला है ये सही है या नहीं। तो नोबेल कमेटी ने इनके बारे में कहा कि मचाडो ने वेनेजुएला में गहरे राजनीतिक संकट और तानाशाही के खिलाफ स्पष्ट और शांतिपूर्ण संघर्ष किया है। इन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया। वे विभाजित विपक्ष को एकजुट करने में सफल रही ताकि निष्पक्ष चुनाव और जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। उन्हें कई बार धमकी मिली, जेल भी गई, बहुत बार चुनाव के धांधली के वजह से इन्हें बहुत सारे धमकियां भी मिली, लेकिन इसके बावजूद भी ये डटी रही। उन्हें छुपकर भी रहना पड़ा, लेकिन लोकतंत्र की आवाज को मजबूत बनाए रखी उन्होंने। कमेटी ने कहा कि वे लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए पीढ़ियों तक मिसाल होंगी। वैश्विक समर्थन और तक अब तो इम्पॉर्टेंट कंट्री जो हमारे विश्व में है उनका क्या रिएक्शन रहा, जैसे अमेरिका, यूरोप, चाइना, रशिया, इन लोगों का क्या इस तर्क इनके नोबेल पीस प्राइज पे कहना है। तो ट्रम्प जी तो पहले ही आकर कह चुके हैं कि इस नोबेल पीस प्राइज की हकदार मचाडो जी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत ही संघर्ष किया है और उन्हें यह मिलना भी चाहिए। तो अमेरिकी और यूरोपीय नेताओं ने उनके संघर्ष और वेनेजुएला में लोकतंत्र स्थापना की कोशिश की बहुत सराहना की है। उन्हें कई राजनीतिक नेता, मानवीय संगठन और वैश्विक संस्थाओं ने वीरता, साहस और समर्पण के लिए नोबेल प्राइज के योग्य माना है। तो मारिया कोरोना ने यह पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित जनता और लोकतंत्र के समर्थकों को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन को चुनौतीपूर्ण समय में अहम बताया, क्योंकि बार बार इनकी मदद ट्रंप जी ने की है, क्योंकि ट्रंप जी भी चाहते थे कि वेनेजुएला में सरकार बदली जाए और उनके पहले दावेदार मचाडो जी ही थी। आलोचना और विवाद भी कुछ हैं। क्रिटिक्स ने कहा कि उनका समर्थन कुछ विदेशी हस्तक्षेप, कठोर प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय नीति विकल्पों के लिए रहा है। उनके कुछ कथनों जैसे इजराइल समर्थन या विदेशी दबाव की मांग ने कुछ लोगों को असंतुष्ट भी किया है। फिर भी नोबेल कमेटी ने उनके पक्ष के साहसिक नेतृत्व, शांतिपूर्ण संघर्ष और लोकतंत्र के प्रति समर्पण को केंद्रीय कारण माना है। आलोचना और विवाद तो चलते रहेंगे, लेकिन इन्होंने जो अपने देश के लिए किया वो बहुत ही सराहनीय है। इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे किसी भी परिस्थिति में हमें शांति बनाए रखना है, डर के पीछे नहीं भागना है। तो मचाडो जी हमें यह सब सिखाती हैं, हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो अब हम जानेंगे कि अभी तक कितने फीमेल लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ पे अभी तक 20 लोगों को मिला है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो हमारे इंडिया से हैं, मदर टेरेसा जी। 1979 में मानवीय कार्यों के लिए मदर टेरेसा जी को नोबेल पीस प्राइज मिला था। और यहाँ पे ये सारी लिस्ट है जो इस साल 2025 में मचाडो जी को मिला है।
तो इस सेशन के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के नए नए अपडेट मैं लेते आती रहूंगी। धन्यवाद।